नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल संस्कृत सरस्वती पर। मैं रामकुमार शास्त्री आप सभी संस्कृत प्रेमी अनुरागियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। प्यारे साथियों, हम जो कुछ भी यूट्यूब चैनल के माध्यम से पढ़ रहे हैं, बार बार आप कहते हैं कि हमें इसके नोट्स वगैरह चाहिए, ऑनलाइन व्याख्या चाहिए, टेस्ट सीरीज चाहिए। तो अब हम सबको जो भी सामग्री हम पढ़ रहे हैं उसकी ऑनलाइन टेस्ट सीरीज की व्याख्यात्मक वीडियो, साथ ही PDF नोट्स, ई नोट्स और ई बुक, प्रिंटेड नोट्स, ये सारी सामग्री यदि आप चाहते हैं तो आप संस्कृत सरस्वती ऐप मोबाइल प्ले स्टोर पर जाकर डाउनलोड करें, इंस्टॉल करें और पढ़ें। विस्तार पूर्वक से जो सामग्री आप यहां पढ़ रहे हैं उसकी सारी की सारी प्रिंटेड, ई बुक, ई नोट्स और ऑनलाइन टेस्ट सीरीज। आज का वीडियो हम देखते हैं। वीडियो के अंत में आप मुझे जरूर बताइएगा आज का वीडियो कैसा लगा। कमेंट्स बॉक्स में आप कमेंट्स करके जो लिखते हैं उससे मुझे और ऊर्जा मिलेगी और बेहतर हम आगे सीखते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए क्लास प्रारंभ करते हैं। शुक्लां ब्रह्म विचारि सारि परिमां आद्यां जगद्व्यापिनीं वीणा पुस्तकधारिणीं अभयदां जाड्यान्धकारपहां हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदां दोस्तों, मैंने शिक्षण की आपको बहुत सारी प्रकृति और विशेषताएं बताई हैं। कुछ बातें में या कुछ विशेषताएं मैं आपको शिक्षण विधियों के भी बताऊंगा कि आखिर शिक्षण विधियों की कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं। शिक्षण विधियों की विशेषताएं, परीक्षा में एक सीधा प्रश्न आ जाता है कि शिक्षण विधियों की कौन सी विशेषता नहीं है या कौन सी विशेषता पाई जाती है या होती है। एक बात याद रखिएगा कि मेरा यहाँ उद्देश्य सिर्फ आपको सूचना प्रदान करना नहीं है। हम मान लेते हैं कि परीक्षा में जब भी ग्रेड सेकंड में 30 प्रश्न आते हैं, 20 प्रश्न आते हैं और रीट में 15 प्रश्न आते हैं, उनमें से 10 प्रश्न हर कोई कर लेता है। ये जो मैटर मैं आपको जिस तरीके से दे रहा हूँ कि मैं संस्कृत भाषा शिक्षण विधि तक पहुँचने में 2 घंटे क्लास हो जाती है। संस्कृत को समझना है, भाषा को समझना है, फिर शिक्षण को समझना है, उसके बाद विधि को समझना है, फिर उसके बाद संस्कृत शिक्षण की विधि हम पढ़ेंगे। अभी बहुत कुछ बाकी है। तो ये सारा काम इसलिए करता हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आपको एक बार यहाँ पढ़ने के बाद किसी दूसरे के दरवाजे को खटखटाना पड़े। यदि भगवान आपका मजबूत है और आपकी श्रद्धा हो परमात्मा में अच्छी हैं तो यकीन मानिएगा कि आपको एक दरवाजे के बाद, एक मंदिर के बाद दूसरा ढोकने की आवश्यकता नहीं होती। मैं भगवान नहीं हूँ, मैं भी आप ही की तरह एक शिक्षार्थी हूँ। बस शिक्षक आपने मुझे माना है, इसलिए थोड़ा एक कदम आपसे आगे हूँ। मैंने देखा है कि लोग क्या करते हैं, 2 दिन थोड़ा सा देखा और करके काम चला ली, हो गया, बोले शिक्षण विधियाँ खत्म हो गई, 10 घंटे में शिक्षण विधि की क्लास को पूरा कर देते हैं। और एक ज्ञान से ज़्यादा अभिव्यक्ति का जो है महत्व बताया गया शास्त्रों में। जब हम यही नहीं समझेंगे कि शिक्षण विधियाँ हैं क्या, मैंने इसको याद रखना सिर्फ पढ़ा नहीं है, मैंने इसको सिर्फ सीखा नहीं, मैंने इसको जिया है। मैं ये मान के चलता हूँ कि शिक्षण विधि वास्तव में मनोविज्ञान की तरह जीने का विषय है। इसको हम अनुभव करते हैं। जब बीएड कर रहे थे तब हमने अनुभव किया। आज क्लास में प्रतिपल जब छात्रों को पढ़ाता रहता हूँ, न जाने कितनी सारी बातें फॉलो करनी पड़ती है, कौन कौन सी विधियों से पढ़ाना पड़ता है, कौन कौन सी चीज़ें छात्रों को अनुशासन बनाने में सहयोग देती है, कौन कौन सी चीज़ें छात्रों को अधिक सिखाने में सहायता प्रदान करती हैं, कौन सी चीज़ें हमारे लिए हानिकारक हो जाती है, छात्रों के अधिगम में बाधा बनती है, कैसे पाठ्य योजनाएँ बनानी होती है, कैसे दैनिक कार्य योजना बनानी होती है, कैसे छात्रों के मूल्यांकन, ये सारी चीज़ें जीवंत है मेरे लिए। मैं देखता आ रहा हूँ विद्यालय वातावरण में रोजाना मेरा इनका सामना होता है। ताज्जुब होता है मुझे कि गणित वाला एक शिक्षक जो है संस्कृत की शिक्षण विधि पढ़ा देता है, एक संस्कृत का अध्यापक गणित की शिक्षण विधि पढ़ा देता है। क्यों भाई भगवान है। जिस विषय को मैं 13-14 साल 15 साल से पढ़ रहा हूँ और लगभग 8-7 साल से पढ़ा रहा हूँ, मैं उसी में अपनी महारत दिखा सकता हूँ, उसी में मैं आपको वास्तविक ज्ञान दे सकता हूँ और मेरा अनुभव आपके साथ बांट सकता हूँ। हाँ, पढ़ के तो मैं पढ़ा दूँ, मैं क्या नहीं पढ़ा सकता। 2 घंटे 5 घंटे पढ़ के मैं नहीं पढ़ा सकता 5 घंटे क्लास। तो यहाँ ऐसा नहीं सोचना है कि सर इतना सब कुछ क्यों। ये सारी चीज़ें आपने किसी न किसी रूप में पढ़ी हैं पर इतनी व्यवस्थित आपने नहीं पढ़ी होगी। बस इनको व्यवस्थित करने का काम मैंने आपके साथ किया है ताकि आपको बार बार किसी के भी नोट्स हाथ में दे करके उनके प्रति आकर्षण नहीं होना चाहिए। आपको इतना आत्मविश्वास मैं पैदा कर दूंगा कि आपको लगे कि यार इनसे क्या है, कुछ नहीं है, हमारे सर ने जो हमको दिया है उससे बाहर कुछ नहीं है। और ये विश्वास मैं पैदा कर दूंगा अपनी आने वाली क्लासेस में। दुनिया क्या पढ़ाती है,
50 घंटे में ग्रामर करवा देती है, 10 घंटे में शिक्षण विधि करवा देती है, क्योंकि वो सिर्फ पढ़ाने का काम करती है। मैंने आज तक, चाहे आप पीड़ा में हो, चाहे परेशान हो, चाहे आपको पढ़ने का मन नहीं हो, पर मैं हमेशा पढ़ाने का मन लेके आता हूँ, सिखाने का मन लेके आता हूँ। मैं चाहता हूँ कि पढ़ने के बाद, सीखने के बाद भी आर पार, सुबह शाम रात दिन, सूते बैठते उड़ते खाते पीते संस्कृति घूमे आपकी खोपड़ी में। रीट का पेपर दे रहे हो, लेकिन आप जब मनोविज्ञान के सवाल हल कर रहे हो ना, तब भी आपके दिमाग में कब संस्कृत आएगी और कब मैं उनके पेपर को हल करूँ। इस तरह का भाव पैदा करना आप लोगों में। जब संस्कृत का पेपर सामने होगा, कौन सा प्रश्न कहाँ से आ जाता है। हम लोग क्या करते हैं, जब बेस मजबूत हमारा होता है तो बहुत सारे सवाल हमारे क्या होते हैं, साइंस के होते हैं। हम जब सीख लेते हैं तो वो हम सवालों का जवाब दे देते हैं, जैसे मनोविज्ञान में होता है रीट और सीटेट के एग्जाम्स में। तो एक ऐसा भाव पैदा करना आपके अंदर कि आपको लगे कि यार हमने इसको सीखा है, पढ़ा नहीं। क्योंकि पढ़े हुए को तो बार बार पढ़ना पड़ेगा, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, 20 बार पढ़ेंगे, 50 बार पढ़ेंगे, फिर भी कोई गारंटी नहीं है परीक्षा में आपसे वो दूर हो सकता है। लेकिन यदि आप सीखेंगे तो आप सिर्फ कान खुले रखें, आंखें यहाँ रखें, बाकी काम मेरा है। इस तरह का शिक्षण और ऐसे नोट्स आपको कोई दे देना तो गारंटी इस मंच के माध्यम से सीधी बोलता हूँ मैं आज। तो थोड़ा बने रहें आप, जितना प्रयास मेरा है उतना तो मैं आपके साथ करता ही हूँ, आगे भी करते रहेंगे। तो शिक्षण विधियों की कौन कौन सी व्यवस्थाएं हैं। आपने शिक्षण की भी प्रकृति पढ़ी है ना, और यहाँ हम किसकी विशेषताएं पढ़ रहे हैं, शिक्षण विधियों की विशेषताएं पढ़ रहे हैं। सबसे पहली बात, जो आपकी शिक्षण विधियां होती हैं वो शिक्षण विधियां शिक्षण के सिद्धांतों और शिक्षण के सूत्रों को अनुकूल होना चाहिए। शिक्षण विधियां कैसी हों, शिक्षण विधियां शिक्षण के जो सिद्धांत हैं, हम पढ़ेंगे स्वाभाविकता का सिद्धांत, क्रियाशीलता का सिद्धांत, व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत, रुचि का सिद्धांत, अभिवृत्ति का सिद्धांत, ऐसे बहुत सारे सिद्धांत हम पढ़ेंगे। और शिक्षण किस रूप में चलना चाहिए, उनको शिक्षण के सूत्र कहते हैं। तो शिक्षण के सिद्धांत और शिक्षण के सूत्रों के अनुकूल होनी चाहिए, है ना। जो शिक्षण सिद्धांतों को फॉलो करती है, सरल से कठिन की ओर, ज्ञात से ज्ञात की ओर, ऐसे शिक्षण सूत्रों को अनुसरण करती है, इन सारी चीज़ों को साथ लेकर के ही आपकी शिक्षण की विधियाँ होनी चाहिए। शिक्षण विधियों से हम अपने ज्ञान को सरल से कठिन की ओर रखें, उनमें सारे सिद्धांतों का भी ध्यान रखें और सारे शिक्षण सूत्रों का भी ध्यान रखें। शिक्षण विधियाँ कैसी हों, शिक्षण विधियाँ बालक के सर्वांगीण विकास को करने वाली हों। मैंने आपको बोला ना कि अध्यापक पूरा ज्ञान दे करके जो भी आवश्यक ज्ञान है वो सारा का सारा बाह्य और भौतिक जगत का और बौद्धिक जगत दोनों का ही ज्ञान देकर बालक का वास्तव में क्या करना चाहता है, वो सर्वांगीण विकास कर देना चाहता है। तो शिक्षण विधियाँ भी ऐसी हो जिनके फॉलो करने से या जिनकी विधियों का अनुसरण करने से बालक का सर्वांगीण विकास हो सके। कक्षा में शिक्षक के द्वारा जो भी शिक्षण विधियाँ प्रयोग में लाई जाती हैं वो सारी की सारी शिक्षण विधियाँ मनोवैज्ञानिक होनी चाहिए। मनोवैज्ञानिक से संबंध होता है, याद रखिएगा, आगे भी हम बहुत बार इस शब्द का प्रयोग करेंगे कि आखिर मनोवैज्ञानिक किसको माना जाए। तो प्यारे साथियों, मनोवैज्ञानिक शब्द के साथ कुछ शब्द जुड़े होते हैं। एक तो आपका ये जुड़ा होता है कि अध्यापक सक्रिय नहीं रहे, बल्कि कौन सक्रिय रहे, छात्र सक्रिय रहे। यदि किसी विधि में ये चीज़ें मिल जाए तो इसका मतलब आप समझ जाना कि वो क्या है, मनोवैज्ञानिक है। तो छात्र क्या हो, सक्रिय हो, और वो जो भी आप शिक्षण विधि या जो भी आप कार्यक्रम कर रहे हो वो छात्रों के लिए कैसा हो, रुचिप्रद हो, और साथ में छात्रों को क्या देने वाला हो, प्रेरणा देने वाला हो। दो विशेष बातें तो हमेशा याद ही रखनी है आपको कि जिस भी विधि में या जिस भी कार्य में छात्र सक्रिय रहकर सीखते हैं, क्रिया करके सीखते हैं और रुचि के साथ सीखते हैं, और जो शिक्षण सिद्धांतों और सूत्रों के अनुकूल होती है, 100% आपकी वो विधि बताइए क्या मानी जाएगी, वो आपकी विधि मनोवैज्ञानिक विधि मानी जाती है। तो यहाँ पर भी ये जो मैंने कहा ना, इसी का अर्थ ये है वास्तव में देखा जाए तो, जो शिक्षण विधि शिक्षण सिद्धांतों के अनुकूल होगी, जो शिक्षण सूत्रों के आधार पर होगी, वो अपने आप में क्या मानी जाएगी, मनोवैज्ञानिक मानी जाएगी। चौथा बिंदु है, उसमें पढ़ते हैं कि शिक्षण विधियाँ जो होती है उनका एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण होना चाहिए। वैज्ञानिक दृष्टिकोण का मतलब ये है कि ऐसे मनगढ़ंत कोई भी आपकी शिक्षण विधि आप काम में नहीं ले सकते, जो विज्ञान के या प्रयोग के कसौटी पर खरी उतरती हैं, जिनके बार बार प्रयोग करने पर भी वास्तव में परिणाम सकारात्मक भी आते हों, अच्छे परिणाम आते हों, ऐसे वैज्ञानिक दृष्टिकोण को ध्यान में रखकर बनाई हुई शिक्षण विधियाँ ही काम में ली जानी चाहिए। इसके बाद है दोस्तों कि शिक्षण विधियों से बालक के व्यवहार में परिवर्तन होना चाहिए। कोई भी शिक्षण विधि आप प्रयोग कर रहे हो, शिक्षण विधि के द्वारा छात्र का जो व्यवहार है, छात्र व्यवहार में वांछित परिवर्तन जो आप चाहते हैं, वो छात्र व्यवहार में परिवर्तन दिखाई दिया जाना चाहिए। छात्र व्यवहार परिवर्तन का मेरा मतलब आप समझ रहे होंगे। मनोविज्ञान की भाषा में कहूँ तो छात्र को उन शिक्षण विधियों द्वारा वास्तव में क्या होना चाहिए, अधिगम होना चाहिए। भाई छात्र व्यवहार परिवर्तन का मतलब क्या है, आपने कोई शिक्षण विधि का सहारा लिया, आपने शिक्षण कार्य को किया और छात्र के व्यवहार में परिवर्तन हुआ, अधिगम की परिस्थिति आपने बनाई, इसका मतलब छात्र को वास्तव में क्या हुआ, अधिगम ही तो हुआ ना। इसके बाद में कहा कि शिक्षण विधियाँ कैसी होनी चाहिए,
तो शिक्षण विधियां सजीव वातावरण देने वाली होनी चाहिए, यानी कक्षा कक्ष का वातावरण कैसा हो जाए, सजीव वातावरण उत्पन्न करने वाली होनी चाहिए। इसका मतलब यह है कि जब भी कोई आप शिक्षण कराते समय शिक्षण विधि का प्रयोग करते हैं तो प्रसंगानुसार ऐसी विधियों का प्रयोग करें जो वास्तव में उस शिक्षण कार्य के लिए समुपयुक्त हों। जैसे सामाजिक मनोविज्ञान में, सामाजिक विज्ञान में जब आप पढ़ते हैं पर्यटन विधि आती है, इतिहास में या सांस्कृतिक कला की तरह से या उनकी तरफ से कोई सांस्कृतिक महत्व रखने वाली ऐतिहासिक इमारत को आप पढ़ा रहे हैं तो आप उसको पर्यवेटन, जिसको आप बोलते हैं पर्यवेक्षण या पर्यटन विधि के द्वारा आप पढ़ाएं। सरस्वती यात्राएं जिनको हम बोलते हैं, शैक्षिक भ्रमण जिनको बोलते हैं। तो कक्षा किसी व्यक्ति का विशेष महाराणा प्रताप को समझाना चाहते हैं, उनके सुदृढ़ शरीर को आप दिखाना चाहते हैं, आप उनका या तो मॉडल बना के ला सकते हैं या चित्र बना के ला सकते हैं। तो इनसे क्या होती है कि कक्षा कक्ष का वातावरण एकदम जीवंत हो जाता है, ऐसा लगता है कि सब हमने देखा है। हिमालय का वर्णन कर रहे हैं, आप मॉडल बना के लाइए, बर्फ से ढका हुआ पर्वत आप दिखाइए, उसमें लंबे लंबे पौधे दिखाइए, नदियाँ निकलती आप दिखाइए। इस तरह से कक्षा का वातावरण सजीव हो, ऐसी शिक्षण विधियों का हमें सहारा लिया जाना चाहिए। शिक्षण विधियाँ प्रेरणादायी होनी चाहिए, अर्थात छात्रों को क्या दे सके, वो प्रेरणा दे सके, छात्र को मोटिवेट कर सके। शिक्षक का काम केवल सूचना प्रदान करना नहीं होता कि भाई ठीक है आया और सूचना अपने पाठ्यवस्तु को लिया, सुना दिया और काम खत्म कर दिया, नहीं। हमें छात्र को आगे जाकर एक सामाजिक प्राणी बनाना है, एक सुनागरिक, एक सभ्य नागरिक बनाना है, समाज का एक महत्वपूर्ण अंग हम देते हैं छात्र रूप में आगे जाकर भविष्य में, तो उस छात्र को हमेशा सकारात्मक ऊर्जा से भी भरना होता है। तो ऐसी शिक्षण विधियों का सहारा लें जिसमें समय समय पर आप प्रेरणा भी देने का काम उसके माध्यम से छात्रों में कर सकें। याद रखिएगा शिक्षण विधि कैसी होनी चाहिए, तो शिक्षण विधियां क्रिया आधारित होनी चाहिए। क्रिया आधारित से मेरा मतलब है कुछ ऐसी शिक्षण विधियों का आप प्रयोग करें जहां बालक करके सीखता हो, लर्निंग बाय डूइंग जो आपने सीखा है करके सीखने पर आधारित होनी चाहिए। बोला ऐसा क्यों? क्योंकि ऐसा करने से बालक जितना क्रिया आधारित शिक्षण करेगा, यानी क्रिया करवा के बालक को यदि आप सिखाते हैं तो वो अधिगम स्थायी भी होगा, जल्दी भी होगा, स्थायी भी होगा, बहुत लंबे समय तक बालक के साथ अधिगम बना रहता है और उस अधिगम को बालक उसी इसके समान परिस्थितियों में प्रयोग भी कर पाता है ना। शिक्षण विधियां ऐसी हों जो जिनके द्वारा बालक का शारीरिक और मानसिक यानी बौद्धिक दोनों ही रूप में उसका विकास हो सके, शारीरिक विकास भी हो बालक का और मानसिक यानी बौद्धिक विकास भी उसका हो सके। तो शिक्षण विधियां कैसी हो जिनके द्वारा बालक का शारीरिक और मानसिक विकास संभव हो सके, ऐसी शिक्षण विधियां होनी चाहिए। तो कौन कौन सी शिक्षण विधियों की विशेषताएं हैं? ये विशेषता नहीं, वास्तव में हम क्या कर रहे हैं, शिक्षण को विधि को एक तरह से विस्तार रूप दे रहे हैं कि शिक्षण विधि किस रूप में हम समझ सकते हैं। तो मैंने सबसे पहले बोला कि शिक्षण विधियां शिक्षण सूत्र और शिक्षण सिद्धांतों पर आधारित होनी चाहिए, बालक के सर्वांगीण विकास को करने वाली होनी चाहिए, शिक्षण विधियां मनोवैज्ञानिक होनी चाहिए, शिक्षण विधियों का वैज्ञानिक दृष्टिकोण होना चाहिए, शिक्षण विधियों द्वारा छात्र व्यवहार में परिवर्तन यानी छात्र को अधिगम होना चाहिए, शिक्षण विधियों द्वारा सजीव वातावरण का निर्माण होना चाहिए, शिक्षण विधियाँ प्रेरणादायी होनी चाहिए, शिक्षण विधियाँ क्रिया आधारित यानी लर्निंग बाय डूइंग करके सीखने पर आधारित होनी चाहिए, शिक्षण विधियाँ शारीरिक मानसिक विकास को करने वाली होनी चाहिए। एक बिंदु यदि और आप पूरा करना चाहें तो शिक्षण विधियाँ हमारी पाठ्य सामग्री यानी अधिगम और शिक्षण दोनों को ही सरल, सुगम और सुबोध या सुग्राह्य करने वाली होनी चाहिए। शिक्षण विधियों का प्रयोग हमेशा शिक्षण को सरल बनाने के लिए किया जाता है, सरस बनाने के लिए किया जाता है, अधिगम को सफल बनाने के लिए किया जाता है। शिक्षण विधियाँ शिक्षण उद्देश्यों की पूर्ति या प्राप्ति करवाने वाली होनी चाहिए, यानी शिक्षण विधियों द्वारा हमारे शिक्षण उद्देश्यों की क्या हो, प्राप्ति होनी चाहिए। ये सारी की सारी जो आप पढ़ते हो शिक्षण उद्देश्यों की क्या हो, प्राप्ति हो या प्राप्ति कराने में सहायक होनी चाहिए। ये सारी की सारी शिक्षण विधियों की क्या है, विशेषताएं हैं। ठीक है, अब विशेषताएं समझे चाहे आप और समझे, बात तो एक ही है ना। क्या है शिक्षण विधियां? बोले इन रूपों में जो आप देख रहे हो ना, ये सारी की सारी बातें किस में आ जाती हैं, शिक्षण विधियों में आ जाती हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि आखिर शिक्षण विधियों की क्या आवश्यकता है या इनका क्या महत्व है ना। टॉपिक है अपना, एक प्रश्न आ जाता है कई बार कि शिक्षण विधियों की क्या आवश्यकता है, शिक्षण विधियों की आवश्यकता या महत्व, क्योंकि आवश्यकता है ना वही महत्व को भी दिखाता है। बात एक ही है लगभग, दोनों बिंदुओं को हम एक साथ पढ़ेंगे क्योंकि दोनों बिंदु ही लगभग एक जैसे ही बातों को स्पष्ट करते हैं। तो शिक्षण विधियों की कक्षा शिक्षण में क्या जरूरत है या इनका क्या महत्व है, कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनके लिए इनका प्रयोग करना आवश्यक है और ऐसी कौन सी बातें हैं जिनके इनके प्रयोग करने के द्वारा शिक्षण में आपको सहायता मिलती है।
मेरे प्यारे साथियों, शिक्षण विधियों का प्रयोग इसलिए किया जाता है कि नंबर 1 बात, सबसे पहली बात तो जो आपका कक्षा शिक्षण हो रहा है उस कक्षा शिक्षण को हम क्या बना सकें, सरल बना सकें। दूसरी बात, उसको हम सुग्राह्य यानी आसानी से ग्रहण करने योग्य बना सकें। सुग्राह्य शब्द के लिए आप ये भी कि आसानी से समझ में आ जाए, इसलिए उसको हम सुबोध बना सकें। और यथायुक्त विधियों का प्रयोग करने पर वो हमारा शिक्षण कैसा हो जाए, सरस हो जाए, इसके लिए भी हम शिक्षण विधियों का प्रयोग करते हैं। नंबर 2, हमारी जो पाठ्य वस्तु है वो पाठ्य वस्तु यदि मान लीजिए हम शिक्षण विधि के द्वारा या शिक्षण विधि को फॉलो करके यदि हम शिक्षण कार्य नहीं करवाते हैं, क्लास में जाने के बाद हमें कहाँ से स्टार्ट करना है, कहाँ ख़त्म करना है, आदि से अंत तक हमें कौन कौन से रास्तों से सोपानों से गुजरना कुछ पता ही नहीं हो। अध्यापक निरुद्देश्य कक्षा में जाएगा तो निश्चित रूप से आप सबको पता है, लिखा है संस्कृत व्याकरण में, साहित्य में कि प्रयोजनम अनुद्देश्य मंदोपि न प्रवर्तते, बिना प्रयोजन के तो हमारे कोई मूर्ख व्यक्ति भी कोई काम नहीं करता है। तो पाठ्य वस्तु को क्रमबद्ध तरीके से या यूँ कह लीजिए कि व्यवस्थित तरीके से या यूँ कह लीजिए कि नियोजित तरीके से प्रस्तुत करने के लिए भी शिक्षण विधि की आवश्यकता होती है। जब आप कोई शिक्षण विधि का सहारा लेते हैं तो अपने आप ही उस पाठ्य सामग्री को, पाठ्य वस्तु को, विषय वस्तु को एक क्रमबद्ध, व्यवस्थित और नियोजित क्रम देना पड़ता है, जिसका अनुसरण आप कक्षा कक्ष में करते हैं। आपकी जो पाठ्य वस्तु है या शिक्षण है उसके साथ साथ आप ये देखेंगे कि जो आपकी पाठ्य सामग्री है उस पाठ्य सामग्री के विधिवत प्रस्तुतिकरण के लिए भी आपको शिक्षण विधि की आवश्यकता होती है ना। विधिवत का मतलब क्रमबद्ध रूप से कक्षा में जाने के बाद किस किस सोपान का अनुसरण करते हुए आप अपने विशेष सामग्री को प्रस्तुत करेंगे। जैसे आप हर्बट की पंचपदी का यदि सहारा लेते हैं तो वहाँ आपके लिए सोपान होते हैं कि पहले आप प्रस्तावना करो, उसके बाद में फिर आप क्या करो, अपने विषय का प्रस्तुतिकरण यानी आदर्श वाचन, अनुवाचन, काठिन्य निवारण करो, भावबोध के प्रश्न, विचार विश्लेषण या भाव विश्लेषण के प्रश्न करो, अभ्यास प्रश्न करो, मूल्यांकन करो, फिर गृह कार्य करो। तो जब आप अपनी पाठ्य सामग्री के लिए शिक्षण विधि को फॉलो करते हैं तो अपने आप ही अपनी पाठ्य वस्तु का विधिवत रूप से आप क्या कर पाते हैं, प्रस्तुतिकरण कर पाते हैं। कक्षा कक्ष में जब आप कोई शिक्षण कार्य करवाते हैं तो वो आपका शिक्षण कार्य रोचक हो, कैसा हो, रोचक हो जाए यानी रुचिप्रद हो जाए, इसके लिए भी आप शिक्षण विधियों का प्रयोग करते हैं। रुचिप्रद का मतलब आकर्षक हो जाता है बच्चे के लिए, है ना। बच्चा जब बच्चे के लिए आकर्षक होगा तो बच्चा अपने आप उसमें अवधान दे सकेगा। बोला साहब वो कैसे हो जाएगा, तो वो इसलिए हो जाता है क्योंकि आप जब शिक्षण विधि के द्वारा शिक्षण कार्य करवाते हैं तो वहाँ कई सारे दृश्य श्रव्य सामग्री का भी प्रयोग करते हैं, जिनको आप कहते हैं अधिगम या शिक्षण सहायक सामग्री का नाम भी आप देते हैं। तो शिक्षण सहायक सामग्री का भी तो मूल उद्देश्य क्या है, वो भी तो आपके विषय को सरल बनाने का काम, साथ ही सरस और रोचक बनाने का काम करती है ना। तो शिक्षण विधि के द्वारा आपका शिक्षण कार्य रुचिप्रद हो जाता है, आकर्षक हो जाता है। और देखिए, शिक्षण के प्रति रुचि जागृत करना, शिक्षण के प्रति बच्चे में रुचि जागृत करना, ये भी है। रुचिकर तो बनाया जाता है, साथ में बच्चे को रुचि भी जागृत की जाती है, पढ़ने के प्रति बच्चे का मन लगे, ऐसे रुचि जागृत करना भी शिक्षण विधि का एक उद्देश्य होता है। साथ ही शिक्षण के प्रति बच्चे को प्रेरित करने का कार्य भी शिक्षण विधि के माध्यम से किया जाता है। प्रेरित करने से मेरा मतलब है कि बच्चे का जो अवधान है यानी जो ध्यान बच्चे का होता है वो शिक्षण में लगे, तो अवधान हेतु भी शिक्षण विधि का प्रयोग किया जाता है। कक्षा कक्ष में शिक्षण विधियों के मध्य में कई सारे उद्दीपन परिवर्तन कौशलों के माध्यम से एक अध्यापक अनेक क्रियाएं, अभिनय, प्रयोग आदि करके शाब्दिक और अशाब्दिक परिवर्तन करके, उद्दीपन परिवर्तन करके लगातार बच्चों का ध्यान कक्षा शिक्षण में लगाए रखता है। इसी के साथ मैं ये भी कह सकता हूँ कि शिक्षण विधि का प्रयोग इसलिए भी जरूरी हो जाता है ताकि कक्षा कक्ष में क्या रहे, अनुशासन रहे। तो अनुशासन स्थापित करने के लिए भी शिक्षण विधियों की आवश्यकता होती है। इसके साथ ही कक्षा के स्तरानुकूल शिक्षण करवाने के लिए भी शिक्षण विधियों की आवश्यकता होती है ना। स्तर के अनुसार, चाहे वो स्तर उम्र का हो, चाहे कक्षा का हो, चाहे विषय सामग्री की जटिलता हो, स्तरानुकूल जब हम कोई भी शिक्षण कार्य करवाना चाहते हैं तो उसके लिए भी शिक्षण विधियों की आवश्यकता पड़ती है। आप एक प्रारंभिक स्तर पर या पूर्व प्राथमिक कक्षा पर बालक को पढ़ा रहे हो तो वहाँ चित्र विधि, कथा विधि आदि का अनुसरण करेंगे आप। बालक जब माध्यमिक स्तर का होगा तो अलग प्रश्नोत्तर विधि आदि की सहायता से आप कार्यक्रम करेंगे, और बालक उच्च स्तर का है तो वहाँ टीका विधि, भाष्य विधि, समीक्षा विधि, ऐसी विधियों का प्रयोग करेंगे। तो स्तरानुकूल शिक्षण के लिए भी, है ना, स्तरानुकूल शिक्षण या विषय सामग्री प्रस्तुतिकरण के लिए भी शिक्षण विधियों का प्रयोग किया जाता है। बालक में अध्ययन और अध्यापन, अध्ययन की आदत का विकास भी करना है और पढ़ाने की आदत यानी अध्यापन, शिक्षण कार्य करवाने की आदत के अध्ययन अध्यापन कला का विकास करने के लिए भी शिक्षण विधियों का प्रयोग किया जाता है।
प्रॉपर तरीके से कैसे शिक्षण करवाया जाता है। इसके लिए अध्यापक या पूर्व अध्यापक, जब अध्यापक नहीं होते हैं उस समय, जिसको हम छात्राध्यापक कहते हैं, कई प्रकार के सूक्ष्म शिक्षण के द्वारा जो शिक्षण के कौशल है उनको प्रदान किया जाता है। छोटी छोटी पाठ्य योजनाएं बनाते हैं, सूक्ष्म शिक्षण करवाया जाता है, जो शिक्षक जिनके द्वारा शिक्षक क्या करता है, कौशलों का अर्जन करता है, तो उससे अध्यापन कला का विकास होता है। अब जब आप मुझे देख रहे होंगे कैसे मैं लिखता हूँ बोर्ड पर, कैसे अनुसरण करता हूँ, मेरी शैली कैसी है, मैं विषय का प्रस्तुतिकरण कैसे करता हूँ, मैं पढ़ा कैसे रहा हूँ, तो बालकों में अध्यापन प्रवृत्ति का विकास भी होता है। और अंतिम जो आपकी विशेष आवश्यकता या महत्व है उसमें लिखा जाएगा, अंतिम जो है यह है कि शिक्षण के प्रति बच्चों को जागरूक करके, अभिप्रेरित करके, पढ़ने के प्रति बच्चों को मोटिवेट करके, अभिप्रेरित करके, बच्चों का जो अधिगम स्तर है या जो उपलब्धि है उनकी, उस अधिगम के स्तर को क्या करना है, बढ़ाना है, प्रभावी भी करना है और साथ में बढ़ाना है ना भाई। आप बच्चों को जितना मोटिवेट करेंगे सीखने में, सिखाने में, उतना ही बच्चों का ध्यान यदि इधर आता है तो निश्चित रूप से बच्चों का अधिगम का स्तर भी उन्नत होता है। तो इन सारी चीज़ों के लिए विशेष रूप से कक्षा में शिक्षण विधियों की आवश्यकता है। शिक्षण को सरल बनाने के लिए, सुग्राही बनाने के लिए, सुबोध और सरस बनाने के लिए, पाठ्य वस्तु को क्रमबद्ध, व्यवस्थित, नियोजित तरीके से प्रस्तुत करने के लिए, पाठ्य सामग्री को विधिवत तरीके से प्रस्तुतिकरण के लिए, है ना, शिक्षण कार्य को रोचक बनाने के लिए, आकर्षक बनाने के लिए, शिक्षण के प्रति रुचि जागृत करने के लिए, बच्चे को प्रेरित करने के लिए, बच्चों का अवधान शिक्षण में उसके लिए, कक्षा में अनुशासन स्थापित करने के लिए, स्तरानुकूल शिक्षण कार्य प्रवृत्त होने के लिए, अध्ययन अध्यापन कला का विकास बच्चों में करने के लिए, बच्चों को मोटिवेट करके अधिगम को प्रभावी बनाने के लिए, और अंतिम कुल मिलाकर बात कहूं मैं आपको तो सीधी बात यह है कि कक्षा शिक्षण को सफल बनाना है। कुल मिला के बात यह है, कक्षा शिक्षण को क्या बनाने हेतु, सफल बनाने हेतु हमें शिक्षण विधियों का प्रयोग करना ही चाहिए। इसके लिए आपको शिक्षण विधियों की जरूरत बनाने हेतु शिक्षण विधि की जरूरत आपको पड़ेगी। तो दोस्तों, यहाँ तक बात आपकी शिक्षण विधियाँ, संस्कृत भाषा, शिक्षण विधि, ये 4 शब्दों से मिलकर बना जो शब्द है ना आपका, उसको पूरा करती हैं। अब मैं आपको ले चलता हूँ कि आखिर शिक्षण विधियों के या शिक्षण के उद्देश्य क्या होते हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की क्लास, एक नए अंदाज में, एक नए विषय वस्तु के साथ, एक नए तरीके के साथ। आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। आज की क्लास आपकी प्रतियोगी परीक्षा के लिए बहुत लाभदायक रहेगी। दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा, वास्तविक आपका अनुभव कैसा रहा, ये कमेंट्स बॉक्स में आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएंगे। आपके कमेंट्स को पढ़ करके मैं जवाब दूंगा, और भी हम बहुत सारी अच्छी चीजें पढ़ते रहेंगे, सीखते रहेंगे। आपके कमेंट्स से मुझे जो ऊर्जा मिलती है, यकीन मानिएगा आने वाली क्लासें और भी जोरदार होंगी, आपके लिए जो वास्तव में फायदेमंद रहेंगी। रेट और सीटेट या कोई भी सीट परीक्षा होगी, उसमें हम बहुत अच्छा प्राप्त करेंगे। बने रहिएगा चैनल के साथ। जय तो संस्कृतम, जय तो भारतम।